Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and in this video lecture I am going to explain types of friction. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया और फ्रिक्शन जो किस तरीके से रफनेस और स्मूथनेस, सरफेस का रफ और स्मूथ होना फ्रिक्शन को अफेक्टेड करता है, वो चीजें हमने एक्टिविटी के साथ समझी। अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और थर्ड वन इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहला हमारा जो आता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए बेटा, स्टैटिक से क्या मीनिंग है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या स्टैटिक है, मोशनलेस है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले हम। द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one object tends to move over the surface of another। तो वो मूव होना स्टार्ट होगा। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझिए कि एक पोडियम है, ठीक है, लेक्चर स्टैंड है और लेक्चर स्टैंड वो खड़ा हुआ है एक जगह पर और उसको अभी क्या है कि वो स्टैटिक पोजीशन में है या स्टेबल है या मोशनलेस है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो उसका जो नीचे का जो बेस है वो किसके कांटेक्ट में है? फर्श के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जो हमारा जो रूम का जो सरफेस है वो टाइल वाला है और उसके कांटेक्ट में वो उसका बेस है। तो दोनों क्या है, अभी वो मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों सरफेस का कांटेक्ट है। तो यानी कि वहां पे भी क्या है, मैंने आपको बताया कि जो सरफेस हमें स्मूथ भी अगर दिखती है, चाहे वो कितनी भी स्मूथ हमें दिख रही है, लेकिन उसमें भी कुछ माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं, कुछ हिल्स एंड वैलीज होती हैं जिसमें कि वो उन दोनों की क्या होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब ये इंटरलॉकिंग कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ये सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस रफ होगी तो इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी और उसमें इंटरलॉकिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन की जैसे कि अब वो उनमें इंटरलॉकिंग तो ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग है, अब मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूं तो वो मूव तो करने लग जाएगा, लेकिन वो मूव तुरंत तो नहीं कर रहा है। तो जितना मतलब मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट में उसको फोर्स देना पड़ेगा जबकि वो मूव कर पाए, क्योंकि उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो रखी है वहां पे सरफेस और पोडियम के या लेक्चर स्टैंड के बेस के बीच में। तो यानी कि अभी ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो उससे पहले का जो वो होता है फ्रिक्शन जो अपोज करता है मोशन को उसकी रेस्ट पोजिशन में ही, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सेकेंड वन हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि दिस फ्रिक्शन मींस द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। अपोजिंग फोर्स इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन में ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर सरफेस। तो स्लाइड कर रही है वो, ठीक है। तो ऑलरेडी मीन्स जैसे आप ये समझिए कि मेरे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स क्या है, स्लाइड कर रहा है, उसको हम स्लाइड करा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे, पुश कर रहे हैं, तो वो स्लाइड कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो जब स्लाइड करती हुई कोई चीज है, एक चीज रेस्ट पोजीशन में, उसको आप मूव कराएंगे। ठीक है, एक चीज ऑलरेडी स्लाइड किया, आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि सपोज एक टेबल को एक बच्चा उसको स्लाइड करके ले जा रहा है, ठीक है, और उसी पे आपने सपोर्ट करने के लिए आप वहां पे आ गए, तो आपके लिए आसान होगा क्योंकि स्लाइड करते हुए थी। तो वहां पर क्या हुआ, इस चीज को इस तरह से भी समझिए आप कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहां पे कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो मूव कर रही है। तो इरेगुलरिटीज थी उनको इंटरलॉकिंग के लिए इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो इंटरलॉकिंग कर पाए। ठीक है ना। अब कोई भी चीज है, 2 चीजें मूव कर रही है, तो मूव करते समय क्या होगा बेटा कि अगर एक चीज स्टेबल है, मोशनलेस है, तो चीज फिक्स हो जाएगी, फिट होगी उसके अंदर। और कोई चीज किसी भी तरह की डिजाइन में हो, कितने ग्रूव्स हो, कितने हिल्स एंड वैलीज हो, मूव करते करते तो इतना उसको समय नहीं मिल पा रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए हम ये कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की जब हम बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन को जब कोई चीज को हम स्लाइड करा रहे हैं तो फिसला रहे हैं, और रोलिंग का मतलब रोल करके ले जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, गैस का सिलेंडर होता है, उसको हम एक तो घिसड़ा के लेकर जाएं, स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, एक मैं उसको क्या करूं कि उसको रोल करते हुए लेकर जा रही हूं, जस्ट उसको रोल करते हुए वो मूव कर रहा है वहां पे सरफेस पे। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये 3 टाइप के जो फ्रिक्शन होते हैं
उनमें तीनों में यही डिफरेंस होता है कि जस्ट जो इरेगुलरिटीज हैं, है ना, तो इरेगुलरिटीज के बिहाफ पर कितनी ज्यादा उसमें इंटरलॉकिंग किस तरह से हो पा रही है, या स्टैटिक का मतलब हम ये कहें कि स्टैटिक का मतलब मोशनलेस कोई चीज है, तो इट टेंड्स टू मूव, अभी मूव नहीं किया है लेकिन अभी वो करने वाला है, तो उस सेंस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिंग फोर्स जो है उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। स्लाइडिंग, जब चीज स्लाइड कर रही है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और थर्ड वन जो हमारा है रोलिंग फ्रिक्शन, की रोल हो रही है, लुढ़क कर जा रही है, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। Now we move to the next topic of this chapter, friction, unnecessary evil. नेसेसरी का क्या मतलब होता है? आवश्यक होना, जरूरी होना किसी चीज का, ठीक है। और इविल का मतलब होता है बुराई, ठीक है। फ्रिक्शन हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई से मतलब कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है हमारे लिए रूटीन लाइफ के लिए, और ये हमारे लिए एक बुराई भी है। ये हमारे लिए कई जगह गलत भी हो जाता है कि जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन से कुछ नुकसान भी होता है ना। तो वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज क्या है या कैसे हमारे लिए नेसेसरी है फ्रिक्शन, और इविल कब बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो अभी हमारा है कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, या कहें कि फ्रिक्शन नेसेसरी कैसे है हमारे लिए। तो नंबर 1 आता है इसमें, हेल्प्स अस वॉक। हम जो चल पा रहे हैं, किसी भी सरफेस पर हम मूव कर पाते हैं ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में जो अपोजिट फोर्स है, ठीक है, जो अपोजिंग फोर्स है वो ही हमारा फ्रिक्शन है, और उसकी वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो वहां पे, ठीक है, या ये कहें कि फ्रिक्शन बहुत कम है, तो उस सेंस में हम चल ही नहीं पाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, हम स्किड कर जाएंगे, है ना, तो हम गिर सकते हैं, तो हम फिसल कर गिर सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमें बचाता है उन चीजों के लिए, तो हम आसानी से मूव कर पाते हैं ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स है, चाहे वो टू व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो सभी मूव कर पाते हैं रोड पर फ्रिक्शन की वजह से ही, क्योंकि उनके टायर्स और जो रोड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से विदाउट एनी स्लिपिंग और स्किडिंग दे कैन मूव इजीली, तो वो आसानी से मूव कर पाते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए टायर को आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं, जब हम नई कोई भी बाइसिकल या फिर कोई कार, कुछ भी ऐसी चीजें परचेज करते हैं, तो उसमें आपने टायर में देखा होगा ग्रूव्स होते हैं, कुछ डिजाइन सा ऐसा बना हुआ होता है, तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि रफ सरफेस हो जाए इससे, और वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो, तो इजीली जो है रोड पर व्हीकल जो है मूव कर पाए। थर्ड वन है हमारा स्पाइक शूज फॉर बेटर ग्रिप। स्पाइक शूज क्या होते हैं बेटा? जैसे आपने देखा होगा कि जो फुटबॉलर हैं या जो एथलीट होते हैं, प्लेयर जो होते हैं, वो जो शूज डालते हैं तो उनके शूज में स्पाइक्स होते हैं नीचे की तरफ। वो स्पाइक्स इसलिए बनाए जाते हैं शूज के अंदर, स्पेशली डिजाइन किया जाता है इस तरह से उन शूज को, कि जब वो रन करें, भागें या खेलते समय उस पर प्रॉपर ग्रिपिंग रहे ग्राउंड के साथ पे। वो अगर मान लो ये चीजें नहीं होगी तो क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगी तो आप समझिएगा, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, स्मूथ सरफेस होने से फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, वो स्लिप हो सकता है, तो उसको एक ग्रिप बनी रहे प्रॉपर, और वो अच्छे से अपने गेम को खेल पाए, तो इसलिए वो स्पाइक शूज जो है वो उसको बेटर ग्रिपिंग के लिए, बेटर ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं। फोर्थ वन इज राइटिंग वर्क। तो हम कुछ भी पेपर पर जो हम लिखते हैं, तो पेपर जो हमारा, या ये कहना चाहिए जो पेन है या जो पेंसिल है, उसकी टिप और पेपर के बीच में, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, या वहां पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से ही हम बहुत ही इजीली लिख पाते हैं। अगर जो सरफेस है हमारी या पेपर है वो ग्रीजी हो, ऑयली हो या चिकना ज्यादा होगा, तो आप उसमें कभी भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। बोर्ड पे भी ऐसा ही होता है, बोर्ड पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो ये, क्योंकि इसको जो सरफेस इस बोर्ड की बनाई गई है, ग्रीन बोर्ड की, वो लिटिल बिट रफ होती है, ठीक है, तो चौक से हम इजीली इस पे कर पा रहे हैं। अगर ये चिकनी होगी, स्मूथ ज्यादा होगी, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि चौक और बोर्ड दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, तो वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज का होना जरूरी है। मीन्स सरफेस का जितना रफ होगा तो आसानी से मीन्स हम उसको लिख पाएंगे और लिखा हुआ दिखेगा भी, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है लिखना, है ना। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो जो ब्रेक लगते हैं गाड़ी में, साइकिल चला रहे हैं और ब्रेक लगा देते हैं, तो ब्रेक क्या है, ब्रेक और
जो लाइनिंग ऑफ द रिम जो है हमारी व्हील की जो रिम होती है जिसपे टायर चढ़ा हुआ होता है ऊपर, तो रिम और ब्रेक के बीच में वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की वजह से ही वो ब्रेक लगते हैं और वो रुक पाती है ना। नेक्स्ट वन है लाइटनिंग ऑफ अ मैचस्टिक माचिस, है ना। मैच बॉक्स के अंदर जो मैच स्टिक्स होती है उसमें आगे क्या होता है, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है और हम क्या करते हैं बेसिकली मैच स्टिक को मैच बॉक्स पर उसको रब करते हैं। तो रब कर रहे हैं तो वहां पे रबिंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो सफिशिएंट होती है उस केमिकल को बर्न होने के लिए। जो मैच स्टिक के टिप पर जो लगा होता है केमिकल, उसको हम रब करके क्या कर रहे हैं, वहां पे रबिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो उस फ्रिक्शन से, उस रगड़ से क्या होता है बेसिकली, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां से कि जो उस केमिकल को जलने के लिए, बर्न होने के लिए सफिशिएंट है और वो फिर मैचस्टिक, वो केमिकल जलता है तो मैचस्टिक जलने लग जाती है। तो इन दिस मैनर जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस in the routine life. Thank you. Have a nice day.